प्रोग्रामिंग की दुनिया में अक्सर ना दो अलग अलग खेमे होते हैं, दो विचारधाराएं। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी भाषा हो जो इन दोनों को एक साथ ले आए। आज हम बात करने वाले हैं स्काला के बारे में, एक ऐसी भाषा जो प्रोग्रामिंग के दो बिल्कुल अलग फलसफों को बड़े ही अनोखे ढंग से मिलाती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई स्काला आखिर है क्या। फिर इसके दो अलग अलग चेहरों को देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला और दूसरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग वाला। इसके बाद सबसे मज़ेदार हिस्सा कि ये दोनों दुनियाएं साथ में कैसे काम करती हैं, और आखिर में देखेंगे कि असल जिंदगी में स्काला का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहला सवाल, स्काला असल में है क्या? इसे एक हाइब्रिड पावर हाउस की तरह सोच सकते हैं। तो देखिए, स्काला को 2003 में मार्टिन ओडर्स्की ने बनाया था और उनका मकसद बड़ा साफ था, प्रोग्रामिंग की दो सबसे बड़ी ताकतों को एक साथ लाना। ये जावा वर्चुअल मशीन यानी जेवीएम पर चलती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्काला जावा के पूरे मजबूत इकोसिस्टम, उसकी सारी लाइब्रेरीज, उसके परफॉर्मेंस, इन सब का फ़ायदा उठा सकती है। स्काला की कुछ खासियतें हैं जो इसे बहुत पावरफुल बनाती हैं, जैसे ये जावा के साथ पूरी तरह से घुल मिलकर काम कर सकती है। मतलब डेवलपर्स जावा की बनी बनाई लाइब्रेरीज का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। इसका एक और कमाल का फीचर है टाइप इन्फरेंस। ये कोड को छोटा और साफ सुथरा रखने में मदद करता है। साथ ही ये अपरिवर्तनीय डेटा यानी इम्यूटेबल डेटा को बढ़ावा देती है, जिससे कोड ज्यादा सेफ और भरोसेमंद बनता है। चलिए अब स्काला के पहले पहलू को समझते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम ओओपी भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी इमारत को बनाने के लिए पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ओओपी का जो मेन आइडिया है वो ये है कि हर चीज एक ऑब्जेक्ट है और स्काला में क्लास उस ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट या कह लीजिए नक्शा होता है। ये क्लास ही बताती है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डेटा होगा और वो क्या क्या काम कर सकता है। यहाँ स्क्रीन पर एक बढ़िया सा उदाहरण है। ये पर्सन क्लास एक इंसान के लिए ब्लूप्रिंट की तरह है। इसमें देखिए, नाम और उम्र जैसा डेटा है और ग्रीट जैसा एक काम यानी एक फंक्शन भी है। ये बिल्कुल क्लासिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। लेकिन स्काला सिर्फ पारंपरिक ओओपी पर नहीं रुकता, वो ट्रेड्स के साथ एक कदम और आगे बढ़ जाता है। देखिए, एक क्लास आमतौर पर सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर सकती है, लेकिन स्काला में एक क्लास कई ट्रेड्स को अपना सकती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर को हम अलग अलग कई सारी स्पेशल पावर्स दे रहे हों। चलिए इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ फ्रेंडली नाम का एक ट्रेट है जिसमें ग्रीट करने यानी नमस्ते करने की काबिलियत है। अब हमारी डॉग क्लास इस फ्रेंडली ट्रेट को अपना लेती है और उसके ग्रीट करने के तरीके को अपने अंदाज में, मतलब वुफ कहकर बदल देती है। यही वो लचीलापन है जो कोड को बार बार इस्तेमाल करने लायक बनाता है। तो ये तो हुई ओओपी की बात। चलिए अब स्काला के दूसरे पहलू पर चलते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग या एफपी। ये कोड को देखने और उसके बारे में सोचने का एक बिल्कुल अलग ही नजरिया है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के दो मजबूत स्तंभ हैं। पहला है इम्यूटेबिलिटी, मतलब डेटा एक बार बन गया तो उसे बदला नहीं जा सकता। और दूसरा, फंक्शंस को फर्स्ट क्लास सिटीजन माना जाता है, यानी फंक्शंस को भी डेटा की तरह ही पास किया जा सकता है। ये स्क्रीन पर जो कोड है, ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन का बहुत अच्छा उदाहरण है, जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा टूल है जो दूसरे टूल्स को अपने अंदर इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर ये फंक्शन ऑपरेशन नाम का एक और फंक्शन अपने इनपुट के तौर पर ले रहा है। ये काबिलियत कोड को जबरदस्त पावर और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो सवाल उठता है कि इसका फायदा क्या है? देखिए, जब डेटा नहीं बदलता तो हमारा कोड बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे काम करेगा। और प्योर फंक्शंस इस बात की गारंटी देते हैं कि आप एक ही इनपुट देंगे तो आउटपुट भी हमेशा एक ही मिलेगा। इससे ना गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है और कोड को टेस्ट करना भी बेहद आसान हो जाता है। यहाँ देखिए, ये जो मैप फंक्शन है वो नंबर्स लिस्ट के हर एलिमेंट को डबल तो कर रहा है, लेकिन ये असली लिस्ट को नहीं बदल रहा है। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय ये एक पूरी तरह से नई लिस्ट बना रहा है। बस यही है इम्यूटेबिलिटी का कमाल। और ये इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, जब एक सिस्टम में हजारों चीजें एक साथ चल रही हो, ऐसी हालत में इम्यूटेबिलिटी ये पक्का करती है कि कोई भी एक प्रोसेस
गलती से किसी दूसरे प्रोसेस के डेटा को ना बदल दे, और इसी से पूरा सिस्टम स्टेबल और भरोसेमंद बना रहता है। तो अब तक हमने दो अलग अलग दुनियाओं को देखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल। अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर कि स्काला इन दोनों को एक साथ कैसे लाता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है केस क्लासेस। ये स्काला का एक जादुई फीचर है। ये ओओपी की क्लास की तरह एक ब्लूप्रिंट ही है, लेकिन ये अपने आप में इम्यूटेबल है, जो कि एफपी का सिद्धांत है। मतलब ये दोनों दुनियाओं का एक परफेक्ट मिक्सचर है। और केस क्लासेस पैटर्न मैचिंग के साथ मिलकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। ये डेटा के स्ट्रक्चर को बहुत ही साफ सुथरे और सुरक्षित तरीके से जांचने का एक तरीका है। आप डेटा के शेप और उसकी वैल्यू के हिसाब से अलग-अलग एक्शन ले सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं। और ये बात इस पूरी कहानी का सार है। स्काला की असली ताकत ओओपी और एफपी को आसानी से मिलाने की काबिलियत में ही है। ये डेवलपर्स को किसी एक तरीके में बांधती नहीं, बल्कि उन्हें आज़ादी देती है कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबसे अच्छा तरीका चुन सकें। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि स्काला का ये अनोखा डिज़ाइन असल दुनिया में, खासकर बिग डेटा की दुनिया में, क्या कमाल कर रहा है। स्काला उन जगहों पर सबसे ज़्यादा चमकता है जहां बहुत बड़े पैमाने पर डेटा हो और कंकरेंसी की ज़रूरत हो, मतलब जहां एक साथ हज़ारों काम करने पड़ते हों। इसका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर उदाहरण है अपाचे स्पार्क, जो बिग डेटा प्रोसेसिंग की दुनिया का बादशाह माना जाता है, और वो पूरा का पूरा स्काला में ही लिखा गया है। इसका इस्तेमाल ऐसे ही बड़े बड़े सिस्टम्स में होता है। ये स्क्रीन पर अपाचे स्पार्क में लिखे कोड का एक छोटा सा नमूना है। जरा देखिए स्काला का फंक्शनल स्टाइल कैसे इतने मुश्किल काम को, जो इतने बड़े डेटा पर हो रहा है, उसे भी कितना सरल और पढ़ने में आसान बना देता है। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। हर रोज 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स डेटा पैदा हो रहा है। इसी विशाल, इतने बड़े पैमाने के डेटा को संभालने के लिए स्काला जैसी भाषा की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए ये आज इतनी जरूरी है। तो इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारे सिस्टम और भी ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं और डेटा का ये विस्फोट बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या प्रोग्रामिंग का भविष्य भी हाइब्रिड ही है? क्या दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजों को लेना ही आगे का रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।